नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ा आपका स्वागत करता हूं। तो हम जो है एनईपी 2020 जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उसको पढ़ रहे थे। अध्याय 1 अपन ने पढ़ लिया था और जो उसका ऐतिहासिक जो वर्णन है वो भी देख लिया था। अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा तो जाकर जरूर देखें। अब जो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में ये जुड़ा है टॉपिक आपके, तो इसका जो अध्याय 2 देखते हैं। ठीक है, अपने काम की चीजें वही देखेंगे। सिर्फ देखो, अध्याय 2 क्या बोलता है कि बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान। क्या? बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान। वैसे इसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में थोड़ी कर चुके हैं। ठीक है, ये थोड़े स्पेलिंग गलत है। ठीक है, फाउंड की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, FLN। ठीक है, इसमें कुल मिला के है क्या वो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहला तो जो है, देखो, बालकों की पढ़ने लिखने की क्षमता तथा संख्याओं के साथ आधारभूत संक्रियाएं करना। आधारभूत संक्रियाएं कौन सी होगी? प्लस, माइनस, गुणा, भाग। ये चार आधारभूत जो संक्रियाएं हैं, ये मतलब बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का मतलब हो गया जो बुनियादी जो गणितीय जो आपकी संक्रियाएं हैं उनका पता होना चाहिए बालक को। ठीक है, आगे की स्कूली शिक्षा व जीवन भर सीखते रहने के लिए बुनियाद रखती है। मतलब ये चीजें आगे जो है, जो मान लो कि पहली दूसरी क्लास में सीखोगे तो ये प्लस माइनस गुणा भाग, तो ये आगे जो है आपकी जो स्कूली शिक्षा और जीवन है उसमें काम ही आते हैं। ठीक है, अतः मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान जो है एक राष्ट्रीय अभियान बनेगा, जिसमें अब मेन यहां पर क्वेश्चन कहां से बनता है? कक्षा 3 तक लागू होगा। ये कहां तक? मतलब कक्षा 3 तक बच्चा आता है ना, तब तक उसको बुनियादी साक्षरता व संख्या का ज्ञान हो जाना चाहिए। ठीक है, बुनियादी साक्षरता मतलब जो पढ़ने लिखने के छोटे छोटे जो अक्षरों से शब्द बनते हैं, शब्दों से जो वाक्य बनते हैं, वो प्लस संख्या ज्ञान, यानी कि उनको जो संख्याओं का ज्ञान और संख्या की जो ये चार जो मूलभूत संक्रियाएं हैं इनका ज्ञान हो जाना चाहिए। कहां तक? कक्षा 3 तक। ठीक है, और एक जो बात और इसमें याद रखनी है वो है कि कक्षा 3 तक के प्रत्येक बालक का मूलभूत साक्षरता व संख्या ज्ञान को वर्ष 2025 तक आवश्यक रूप से प्राप्त करना शामिल किया गया है। मतलब अभी जो वर्तमान जो चल रहा है अपना 2025, इसको टारगेट रखा गया था कि कक्षा 3 तक के जो बालक हैं उनको बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान वर्ष 2025 तक जो है मिल जाना चाहिए अच्छे तरीके से। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है कि FLN लागू कब होता है? कक्षा 3 तक होता है। और किस वर्ष को टारगेट रखा गया था? वर्ष 2025, यानी 5 साल का जो है प्रोग्राम बनाया गया था। फिर जो है ये एक क्वेश्चन यहां से बनने के चांस बनते हैं कि स्थानीय अध्यापक जो स्थानीय भाषा पर पकड़ रखते हैं। और मैं आपको पहले ही बता चुका, ऐसे कोई नहीं पूछेगा कब जो है कस्तूरी रंजन के किसके नेतृत्व में समिति बनी। ये क्वेश्चंस पुराने हो चुके हैं। पूछेंगे अंदर से, क्योंकि आप एक शिक्षक बनने का पेपर दे रहे हो, ना कि कोई और अदर पेपर दे रहे हो। जैसे मैं आपको बता चुका, पिछली जो है आपके 3rd ग्रेड हुई थी उसमें ये टॉपिक था, तो उसमें ECC की जो है ना ECC की फुल फॉर्म पूछी थी। ठीक है, और एक कई बार ये 5 3 3 4 वाला अनुपात भी पूछ लेते हैं। तो ये क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, ना कि इतिहास ज्यादा बनता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहां से देखो अच्छा बन सकता है कि स्थानीय अध्यापक जो स्थानीय भाषा पर पकड़ रखते हैं को प्राथमिकता देते हुए प्रत्येक विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 किया जाएगा। ठीक है, अपने जो RT 2009 है उसमें 45:1 है ना, RT 2009 में। लेकिन जो आपकी NEP 2020 है उसमें 30:1, यानी कि 30 छात्रों पर 1 शिक्षक होगा। ठीक है, इससे भी कम रखा जाएगा। मतलब मैक्सिमम 30 छात्रों पर 1 शिक्षक हो सकता है 25 पर भी 1 रख लो। मतलब क्या शिक्षक अनुपात 30:1 से कम रखा जाएगा। मतलब 30 से होते ही क्या 1 शिक्षक तो आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, और जिन क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक रूप से अभावग्रस्त बालक अधिक हैं, जैसे अपने TSP एरिया वगैरह है जहां पर जो है सामाजिक और आर्थिक रूप से अभावग्रस्त जो है बालक अधिक है, वहां छात्र शिक्षक अनुपात 25:1 होगा। मतलब 25 छात्रों पर 1 शिक्षक होगा। कहां पर? जो सामाजिक व आर्थिक रूप से जो है अभावग्रस्त क्षेत्र है उनमें। ठीक है, FLN जो बुनियादी जो साक्षरता एवं संख्या ज्ञान है उसके लिए शिक्षकों को सतत व्यावसायिक विकास CDP, ध्यान रखना CDP की फुल फॉर्म सतत व्यावसायिक विकास के साथ प्रशिक्षित किया जाएगा। तो ये पूरी की पूरी लाइन आपकी क्या बनती है? इंपॉर्टेंट है, बनती है। फिर है अगली बात ECC। ठीक है, ECC कल बात कर चुके हैं। इसका जो है क्या होता है? फुल फॉर्म अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा। ठीक है, ये फुल फॉर्म आपकी जो है 2023 जो है आपके 3rd ग्रेड हुई थी 2023 सॉरी, उसमें पूछा गया था। ठीक है, तो ECC तक सार्वभौमिक पहुंच नहीं होने के कारण कक्षा 1 में 3 माह का प्ले आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल बनाया जाएगा। मतलब जो आपके बाल वाटिका होती है ना,
अपन कल बात कर चुके, कल का वीडियो नहीं देखा तो आप जरूर देखें ताकि ये अच्छे से समझ में आए। आपके बाल वाटिका होती है जो आपकी कहां से होगी, जो 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, किससे 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। तो ये बाल वाटिका अगर कहीं नहीं है ना तो फिर क्या किया जाएगा, कक्षा अगर मान लो कि कोई बाल वाटिका में नहीं पढ़ा या फिर कहीं पर बाल वाटिका नहीं है, ठीक है, धीरे धीरे हालांकि हर स्कूल में हो जाएगी, लेकिन कोई बच्चा मान लो कि इसमें बाल वाटिका में 3 से 6 वर्ष में आया ही नहीं, वो ड्रॉप हो गया, उसको जो है घर वालों ने भेजा नहीं, अपने नजरों में नहीं आया, तो वो डायरेक्ट छठी क्लास में क्या होगा, कक्षा 6 वर्ष का होगा तब क्या होगा, कक्षा 1 में क्या होगा, एडमिशन लेगा। लेकिन उस कक्षा 1 में एडमिशन लेने से पहले उसको जो है 3 माह का जो है प्ले आधारित स्कूल मॉड्यूल जो है तैयार करवाया जाएगा। ठीक है, स्कूल तैयारी मॉड्यूल पर कुछ प्रशिक्षण करवाए जाएंगे, अध्यापक द्वारा उसको तैयार किया जाएगा और फिर उसको बिना बाल वाटिका के डायरेक्ट कक्षा 1 में प्रवेश मिल जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर ये लाइन तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि दीक्षा पर एफएलएन हेतु संसाधनों का राष्ट्रीय भंडार उपलब्ध करवाया जाएगा, राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति तैयार की जाएगी। ये तो इंपॉर्टेंट जो है, हाँ, कुछ कथन वालों में जरूर आ सकता है कि राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति तैयार की जाएगी, तो बिल्कुल की जाएगी। ठीक है, फिर जो आपका आता है अध्याय 3, मैं बता चुका 27 अध्याय और कितने 4 भाग है, इसमें कितने भाग हैं, 4 भाग और 27 अध्याय कल वाली क्लास में देख चुके हैं। अब देखो अध्याय 3 क्या कहता है, ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कम करना। अध्याय 3 क्या बोल रहा है कि जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं, मतलब चौथी में पढ़ रहा है, 5वीं में पढ़ भी नहीं रहा, 10वीं तक बच्चे अच्छे खासे पढ़ रहे हैं, लेकिन 11वीं में कोई एडमिशन ही नहीं ले रहा कि 10वीं कर ली छोड़ो। तो ये जो ड्रॉप आउट बच्चे होते हैं ना, उनकी संख्या को कम करना भी इसका एक टारगेट है। अब देखो क्या कैसे है वो हम चर्चा कर लेते हैं। वर्तमान में जीईआर होता है ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो। क्या होता है, ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो, मतलब कि छठी क्लास में 100 जने पास हुए, 7वीं में कितने पढ़ रहे हैं वो पूछा है। ठीक है, समझ गए आप। ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो फुल फॉर्म याद रखनी है, डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि जीईआर की फुल फॉर्म एनईपी 2020 के तहत क्या होती है, तो ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो। ठीक है, इसका मतलब यह होगा कि छठी क्लास में 100 बच्चे पास हो रहे हैं तो 7वीं में कितने जा रहे हैं, वो होता है ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो, जिसको जीईआर कहते हैं। फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है। तो जो वर्तमान में जीईआर है वो कक्षा 6 से 8 में 90.9%, कक्षा 9-10 में 79.3%, मतलब 8वीं कक्षा पास करने के बाद में जो है सिर्फ 79% लोग ही क्या 9वीं 10वीं पढ़ रहे हैं। 10वीं पास करने के बाद में 11वीं 12वीं में 56.5% ही लोग पढ़ रहे हैं, मतलब बच्चे ड्रॉप हो रहे हैं, उनको कम करना। तो इसका टारगेट रखा गया 2030 तक। ध्यान रखना, एफएलएन का टारगेट कब रखा गया था, 2025 तक। और जो ये जीआर है इसको जो 100% करने का जो लक्ष्य कौन सा वर्ष तक रखा गया है, 2030 तक, नोट कर लेना। अगली बात है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल जिसको एनआईओएस कहते हैं, तथा स्टेट ओपन स्कूल जिसको एसओएस कहते हैं, द्वारा ए बी व सी 3 लेवल पर के पाठ्यक्रम जो कक्षा 3, कक्षा 5 और कक्षा 8 के समकक्ष करवाए जाएंगे। ध्यान रखना, जो वर्तमान में क्या होता है, जो ओपन स्कूल है उसमें 10th और 12th दो ही जो है क्या करवाई जाती है, क्लासें करवाई जाती है। अब इसको जो है ए बी सी यानी कि 3 भागों में बांटकर कक्षा 3, 5 और 8 के समकक्ष करवाए जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम जो कक्षा 10 व 12 के समकक्ष होंगे। ठीक है, मतलब अब जो 3, 5, 8 पहले सिर्फ 10 और 12 में ही होते थे, मतलब कक्षा 10 और 12 आप ओपन से दे सकते थे डायरेक्ट, लेकिन अब क्या कर दिया, कक्षा 3, 5 और 8 को भी शामिल कर दिया गया। ठीक है, इसके अलावा व्यवसायिक शिक्षा कार्यक्रम, वयस्क साक्षरता जिसको एनआईएलपी चलता है ना, जो अपने जो मतलब जो है 35 या 55 साल के, सॉरी 35 साल है शायद, इसमें एज याद नहीं है मेरे को कंफर्म, 35 साल से ऊपर का कोई अगर असाक्षर है उसको साक्षर करवाया जा रहा है, तो जीवन संवर्धन कार्यक्रम चलाए जाएंगे। तो ये भी ध्यान रखना, जो ओपन स्कूल है उसमें जो है पहले कक्षा 10 और 12 ही होती थी, अब 3, 5 और 8 भी कर दिए है। ये भी इंपॉर्टेंट सिर्फ ये बनती है, बाकी ये अगर आपको याद नहीं है तो भी चल जाएगा। कितने लेवल, 3 लेवल। 10वीं 12वीं तो है माध्यमिक स्तर पर अभी भी है, लेकिन कक्षा 3, 5, 8 भी आप अब क्या दे सकते हो, ओपन दे पाओगे नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद में। इसके अलावा एसईडीजी पर विशेष बल दिया जाएगा। एसईडीजी क्या होता है, इसको हम अगर फुल फॉर्म लिखें तो सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज, एक मिनट, ठीक है, एक मिनट। देखो एसईडीजी पर विशेष बल का मतलब सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज और यहां ग्रुप्स, मतलब जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं। ठीक है, कुल मिलाकर इसका एसईडीजी पर विशेष बल का मतलब ऐसे जो मतलब एरिया या जो क्षेत्र जहां पर सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स है, मतलब
जो है सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चे हैं उन पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। ये थी आपका अध्याय 3। अब बात करते हैं अपन अध्याय 4 की। अध्याय 4 की वैसे चर्चा हम पहले अध्याय में कर चुके हैं। स्कूलों में पाठ्यक्रम व शिक्षा शास्त्र कैसे लागू होगा वो मैं बता देता हूं, थोड़ा सा जूम करके, ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है। वैसे हम कल वाली क्लास में इसको चर्चा कर चुके हैं। देखो कितनी स्टेज होगी, 4 स्टेज। पहली स्टेज को नाम दिया फाउंडेशन, ठीक है। फाउंडेशन में क्या होगा, 5 साल जो है रहेगा बच्चा। इसमें 2 भाग हैं, 3 से 6 वर्ष तक तो बच्चा रहेगा प्री स्कूल में या आंगनवाड़ी में। किसमें, आंगनवाड़ी में या बाल वाटिका में कह सकते हो आप, किसमें, बाल वाटिका में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और वैसे हम कल चर्चा कर चुके हैं, एक फाउंडेशन होगा पहली स्टेज, जिसमें 5-3-3-4 का रूल है ना अपने, 5-3-3-4 का। उसमें यह है कि पहले 5 साल क्या रहेगा, फाउंडेशन में रहेगा, जिसमें 2 स्टेज है। 3 से 6 वर्ष का बालक तो रहेगा प्री स्कूल या आंगनवाड़ी में, और 6 से 8 वर्ष का बालक जो है कक्षा 1 व 2 में 2 साल रहेगा, ठीक है। तो यहां पर बच्चा 3 साल का आएगा और बाहर निकलेगा तब 8 साल का हो जाएगा। फिर अगली है, देखो ये नाम ध्यान रख लेना स्टेज का। अगली स्टेज है प्रीपेरेटरी, ठीक है। प्रीपेरेटरी नाम ध्यान रख लेना। इसमें बच्चा 3 साल रहेगा, 8 से 11 वर्ष तक का, और कक्षा 3 से 5 तक पढ़ेगा, ठीक है। फिर 11 साल का होने के बाद में आ जाएगा मिडिल में, और मिडिल में वापस 3 साल, क्योंकि 5-3-3-4 का फॉर्मूला है। इसमें बच्चा 11 साल का आएगा, 14 साल तक रहेगा, 6 से 8 तक, ठीक है। फिर है सेकेंडरी में बच्चा 4 साल रहेगा, 14 से 18 वर्ष तक, और कक्षा 9 से 12 तक पढ़ेगा। इसमें 2 फेज होंगे, एक 9 से 10 व एक 11 व 12, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप, 3 से लेकर 18 वर्ष तक लागू होगी ये शिक्षा नीति। किससे, 3 से लेकर 18, मतलब बालक जब 12वीं पास करे तब 18 वर्ष का तो होगा वो। अब तो क्या होता है, कोई 16 वर्ष का ही 12वीं कर लेता है, कोई 15 वर्ष का ही 12वीं कर लेता है। फिर सब समरूपता से 18 वर्ष में ही करेंगे 12वीं, ध्यान रखना, ठीक है। फिर अगली जो बात कर लेते हैं, कुछ जो है अध्याय 4 में पाठ्यक्रम में जो बातों का ध्यान रखा गया वो, कि पाठ्यक्रम में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाएगा। जो चीजें आपके काम की है वो जो है नोट कर लेनी है आपको। सबसे पहले देखो, अनिवार्य अधिगम आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ाया जाएगा। इसमें कोई जो है वैसे नहीं है, कॉमन सेंस की बात है। प्रायोगिक अधिगम में अपनाया जाएगा। जो चीजें काम की होगी वो मैं आपको नोट करवा दूंगा, वैसे इनको पढ़ लेते हैं सिर्फ। आकलन के उपकरणों के लिए अधिगम का, अधिगम के लिए व अधिगम के रूप में आकलन को क्या है शामिल होगा। तो ये चीजें तो अपन पढ़ चुके। अधिगम का जो अधिगमकर्ता का सर्वांगीण विकास किया जाएगा। अब जो मेन है, विषयों के चुनाव में लचीलापन दिया जाएगा। मतलब आप हिस्ट्री ले रहे हो, हिस्ट्री के साथ फिजिक्स भी ले सकोगे, ठीक है, और फिजिक्स के साथ मान लो कोई जो है इकोनॉमिक्स भी ले सकोगे। मतलब अपने हिसाब से विषयों का चयन कर सकोगे आप ऊपर सेकेंडरी लेवल पर, ठीक है। देखो विशेष रूप से सेकेंडरी लेवल पर कला, मानविकी व विद्वान अथवा व्यवसायिक या अकादमिक धारा में अलगाव नहीं होगा, बल्कि छात्र के विषय विकल्पों के चयन में लचीलापन रखा जाएगा। मतलब साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स वाला सिस्टम बंद हो जाएगा। आप कोई भी सब्जेक्ट आपको अच्छा लगे, 3 सब्जेक्ट ले सकते हो। हिस्ट्री के साथ फिजिक्स भी ले सकते हो, अभी तो हिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल साइंस लेते हो, फिर फिजिक्स भी ले सकते हो। फिजिक्स के साथ बायोलॉजी, मैथ या केमिस्ट्री लेना जरूरी नहीं है, ठीक है। फिर एक तो ये बात भी अपन कर चुके हैं, बहुभाषावाद व भाषा की शक्ति। मतलब जब अपनी जो पूरी की पूरी जो 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं हैं उन सब का जो है क्या किया जाएगा, सम्मान किया जाएगा। फिर देखो ये बहुभाषावाद में एक बात और याद रखनी है कि कम से कम ग्रेड 5 का मतलब हो गया कक्षा 5। कौन सी कक्षा, 5वीं कक्षा। कम से कम कक्षा 5 तथा संभव हो तो कक्षा 8 तक जो है शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या स्थानीय भाषा हो। इंपोर्टेंट लाइन, कि कम से कम 5वीं कक्षा या 8वीं कक्षा तक जो है स्थानीय भाषा या मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। ध्यान रखना, कुल मिला के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में जो है क्या होगी, शिक्षा दी जाएगी। विभिन्न शोधों के अनुसार बच्चे 2 से 8 वर्ष की आयु में भाषा जल्दी सीखते हैं, अतः फाउंडेशन स्टेज से ही बच्चों को विभिन्न, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपकी 2 से 8 वर्ष की आयु के जो बालक है वो भाषा जल्दी सीखते हैं, फाउंडेशन स्टेज से ही बच्चों को विभिन्न भाषाओं में क्या एक्सपोजर दिया जाएगा। मतलब जो स्थानीय भाषाएं हैं उनके साथ साथ जो भारत की जो क्षेत्रीय भाषाएं जो 8वीं अनुसूची में शामिल है उनमें भी जो है क्या दी जाएगी, शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। फिर है त्रिभाषा फॉर्मूला जारी रखा जाएगा। मतलब वर्तमान में जो त्रिभाषा फॉर्मूला ना, हिंदी इंग्लिश संस्कृत वाला 10वीं तक है ना अपने, कोई हिंदी इंग्लिश उर्दू भी लेता है, कोई जो है हिंदी इंग्लिश पंजाबी भी लेता है अपने राजस्थान में। तो ध्यान रखना त्रिभाषा जो फॉर्मूला है वो जारी रखा जाएगा, परंतु 3 भाषाओं में विकल्प राज्य, क्षेत्र या छात्र स्वयं को होंगे, जिनमें से कम 2 भारतीय भाषाएं शामिल होगी। मतलब वर्तमान में अपन देखते हैं सीबीएसई बोर्ड में कोई फ्रेंच ले रहा है, कोई स्पेनिश ले रहा है, ठीक है, संस्कृत नहीं ले रहा।
तो यहां पर क्लियर कह दिया कि 2 भाषाएं तो भारतीय ही होनी चाहिए, तीसरी भाषा आप विदेशी ले सकते हो, फ्रेंच ले सकते हो, स्पेनिश ले सकते हो, लेकिन जो है अपने जो है कम से कम जो है 2 भाषाएं भारतीय होगी, त्रिभाषा फॉर्मूला वैसे का वैसा जारी रहेगा। ठीक है, फिर प्रत्येक विद्यार्थी को द लैंग्वेज ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट में भाग लेना होगा। ठीक है, ये कोई वैसे इतना जरूरी आपको जो है लाइन नहीं है। फिर पाठ्यक्रम में अनिवार्य विषय कौशल व दक्षताओं का एकीकरण किया जाएगा। अनिवार्य कौशल में क्या क्या शामिल है? भाषा में दक्षता, वैज्ञानिक स्वभाव, साक्ष्य आधारित सोच, शारीरिक शिक्षा, फिटनेस, खेल, डिजिटल साक्षरता, समूह कार्य, समस्या समाधान व तार्किक रीजनिंग, संवैधानिक मूल्य व मौलिक कर्तव्य का ज्ञान, भारत का ज्ञान, पर्यावरणीय चेतना, जो है स्वच्छता, समसामयिक मुद्दे। तो ये जो है आपको थोड़ा सा जो है, ये तो कॉमन सेंस वाली बातें हैं, ये तो इजीली याद रह जाएगी। फिर है समसामयिक विषयों, यानी कि जो करंट में जो चीजें चल रही है उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजाइन यानी एआई डिजाइन तैयार किया जाएगा। फिर थिंकिंग, सर्वांगीण स्वास्थ्य, ऑर्गेनिक लिविंग, पर्यावरण शिक्षा, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन का अध्ययन किया जाएगा। ये भी लाइन इतनी आपके काम की नहीं है, काम की लाइन है आपके यहाँ पर। कक्षा 6 से 8 में पढ़ने के दौरान सभी विद्यार्थियों को एक 10 दिन के बस्ता रहित पीरियड में भाग लेंगे, जिसमें वे बढ़ई, माली, कुम्हार, कलाकार आदि के साथ प्रशिक्षु के रूप में कार्य करेंगे। मतलब जो कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे हैं उनको 10 दिन जो है बस्ता रहते यानी नो बैक डे होता है ना, उस प्रकार का जो है पीरियड होंगे, जिसमें वो हाथ के हुनर वाले जो काम होते हैं, चाहे वो लकड़ी का काम हो या मिट्टी का काम हो, चाहे वो फूल वगैरह का काम हो या फिर कोई पेंटिंग वगैरह का काम हो, उनमें जो है भाग लेंगे, उनके काम को जो है देखेंगे। ध्यान रखना, जो व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन, वो इसी के तहत चलाई जा रही है। अगला है मिडिल स्तर पर कोडिंग संबंधी गतिविधियां शुरू की जाएगी, यानी 6 से 8 तक जो मिडिल स्तर है वहां पर कोडिंग संबंधी, जो कोडिंग होती है ना कंप्यूटर की कोडिंग भाषा, उससे संबंधित गतिविधियां शुरू की जाएगी। स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF-SC 2022-21 क्षेत्रीय भाषाओं में की उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिसकी 5 से 10 वर्ष में समीक्षा की जाएगी। ये जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इंपॉर्टेंट जो बनती है लाइन, वो बनती है ऑप्शन जो 8वां आपका जो है पॉइंट है, वो आंकलन में परिवर्तन किया जाएगा। योगात्मक आंकलन जो वर्ष के अंत में होता है कि बजाय रचनात्मक आंकलन को बढ़ावा देना चाहिए। रचनात्मक आपको पता है वर्ष पर्यंत चलता है, जबकि योगात्मक लास्ट में होता है। तो योगात्मक आंकलन को कम किया जाएगा और रचनात्मक आंकलन पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। अब एक ये प्रगति कार्ड, यह प्रगति कार्ड एक समग्र 360 डिग्री बहुआयामी कार्ड होगा, जिसमें व्यवहार के तीनों पक्षों कौन कौन सा, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक का बारीकी से किए गए विश्लेषण का विवरण, मतलब बच्चा क्लास में क्या कर रहा है, पढ़ने में कैसा है, खेलने में कैसा है, मतलब संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों का विश्लेषण किया जाएगा। किसमें? प्रगति कार्ड में। तथा विद्यार्थी की विशिष्टताओं को समाहित किया जाएगा। क्या उसमें विशेष है? जरूरी नहीं है कि पढ़ने में कमजोर है, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन किसी चीज में अच्छा भी तो होगा ना, वो चीजें नोट की जाएगी। इसमें स्वयं मूल्यांकन, मतलब खुद को ही मूल्यांकन देना बच्चे द्वारा, सहपाठी मूल्यांकन, दोस्त द्वारा मूल्यांकन देना, ठीक है, प्रोजेक्ट कार्य, खोज आधारित अध्ययन में प्रदर्शन, क्विज, रोल प्ले, समूह कार्य, पोर्टफोलियो आदि को शामिल किया जाएगा। ठीक है, ये जो है प्रगति कार्ड है, इसको HPC कार्ड भी कहेंगे। क्या कहेंगे? HPC कार्ड, जिसकी फुल फॉर्म होती है होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। ठीक है, अगर हिंदी में बोले तो समग्र विकास कार्ड जो है प्रगति कार्ड भी कह सकते हो, समग्र जो है प्रगति कार्ड भी कह सकते हो। इंग्लिश में HPC कहेंगे इसको, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। ये भी नोट कर लेना आप, फुल फॉर्म इसकी ध्यान है रखना। फिर है परीक्षा बोर्ड परीक्षाओं को समग्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए फिर से डिजाइन किया जाएगा। बोर्ड परीक्षाओं को फिर से डिजाइन किया जाएगा। छात्र अपने व्यक्तिगत हितों के आधार पर विषयों में से कई विषय चुन सकते हैं। जैसे ऊपर मैं बात कर चुका कि हिस्ट्री के साथ आप फिजिक्स भी चुन सकते हो। ठीक है, इसमें जिसमें वो बोर्ड परीक्षा देते हैं। ठीक है, बोर्ड परीक्षाओं को भी आसान बनाया जाएगा। इस मायने में वे कोचिंग और रटने के बजाय क्षमताओं व योग्यताओं का ही आंकलन करेगी। मतलब वर्तमान में तो क्या रटन प्रणाली चलती है, क्वेश्चन आ जाता है उत्तर, लेकिन आगे जो है इनको थोड़ा सा संवर्धन किया जाएगा इनमें, और क्षमताओं और योग्यताओं का ही आंकलन किया जाएगा। बोर्ड परीक्षाओं के उच्चतर जोखिम पहलू को समाप्त करने के लिए सभी छात्रों को किसी भी स्कूल वर्ष के दौरान 2 बार बोर्ड परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी। एक मुख्य परीक्षा और यदि वांछित हो तो एक सुधार के लिए। मान लो आप 10वीं में बोर्ड परीक्षा दे रहे हो, आपकी अच्छी नहीं हुई तो आपको एक और मौका दिया जाएगा कि उसमें सुधार कर सकते हो। 2 बार बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएगी एक वर्ष में। यह भी एक नया जो है ध्यान रख लेना कि 2 बार जो है एक वर्ष में बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी, एक मुख्य परीक्षा और एक सुधार के लिए। मान लो मुख्य परीक्षा में आप अच्छा नहीं कर पाए, उसके सुधार के लिए भी एक और परीक्षा आयोजित की जाएगी।
ठीक है। फिर कुछ विषयों में बोर्ड परीक्षा 2 भागों में तैयार किया जा सकता है, मतलब कुछ विषयों में बोर्ड परीक्षा का जो पेपर है वो 2 भागों में तैयार किया जा सकता है। एक में एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न, और दूसरे में वर्णनात्मक, जो आपके होते हैं ना निबंधात्मक और लघु उत्तरात्मक, उस हिसाब से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर उपरोक्त सभी के संबंध में एनसीईआरटी द्वारा सभी प्रमुख हितधारकों जैसे एससीईआरटी जो स्टेट का होता है ना, वो बोर्ड ऑफ असेसमेंट, प्रस्तावित नया राष्ट्रीय आंकलन केंद्र खोला जाएगा। ध्यान रखना, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र या राष्ट्रीय आंकलन केंद्र खोला जाएगा एनईपी 2020 के तहत। तो शिक्षकों के साथ परामर्श के जरिए दिशा निर्देश तैयार किए जाएंगे ताकि 2022-23 शैक्षणिक सत्र तक, ये पुराना है वैसे, एनसीएफ 2020-21 के समरूप आंकलन प्रणाली को पूरी तरह बदला जा सके। ये काम चल रहा है फिलहाल। फिर देखो स्कूल की परीक्षा में क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा ही बचा है अपने इस क्लास में अब, ठीक है। एक मिनट, स्कूल की परीक्षा जो है ना, उसमें क्या किया जाएगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार के उद्देश्य से सभी विद्यार्थियों को एक उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा संचालित ग्रेड 3, 5 व 8 में स्कूल की परीक्षा देनी होगी। ठीक है, मतलब हो सकता है बोर्ड परीक्षा के जैसे कक्षा 3, 5 और 8 तीनों में जो है बोर्ड परीक्षा के रूप से, मतलब एक उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा संचालित कोई बोर्ड होगा उसके द्वारा संचालित कक्षा 3, 5 और 8 में भी बोर्ड परीक्षा के टाइप दे सकते हो ऐच्छिक रूप से। ठीक है, इस परीक्षा के परिणाम का उपयोग केवल स्कूल शिक्षा प्रणाली के विकास के लिए तथा स्कूली प्रणाली के सतत निगरानी व सुधार के लिए किया जाएगा। इसमें किसी को जो है फेल पास के रूप में नहीं, स्कूल शिक्षा में क्या प्रगति चल रही है उसके लिए जो है कक्षा 3, 5 और 8 में एक प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा का आयोजन करवाया जा सकता है। फिर एक परख जो है, इसमें जो है ये इंपॉर्टेंट बनता है, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं कि परख का जो है एक क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। परख क्या है, समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा व विश्लेषण। हिंदी वाला याद नहीं है तो इंग्लिश का याद रखें, परख PARAKH, परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। नाम याद रख लेना, परख की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, ये MHRD जो मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के तहत एक मानक आंकलन निकाय के रूप में राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख स्थापित किया जाएगा। नाम ध्यान रख लेना, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र जिसका नाम क्या है, परख, जिसका फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, अब जो है आपको जो ध्यान रखना है वो एक बात और कि विश्वविद्यालय में प्रवेश, जो यूनिवर्सिटी है उसमें प्रवेश के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA, नेशनल टेस्ट एजेंसी द्वारा उच्च गुणवत्ता वाली सामान्य योग्यता परीक्षा CAT तथा विशेषीकृत सामान्य विशेष परीक्षा जिसको कहते हैं स्पेशलाइज्ड कॉमन सब्जेक्ट एग्जाम, विज्ञान मानवीय की भाषा के लिए वर्ष में 2 बार आयोजित की जाएगी। तो मैं ध्यान रखना कि विश्वविद्यालय प्रवेश के लिए किसके द्वारा, NTA के द्वारा कितनी बार परीक्षा आयोजित की जाएगी, 2 बार। और लास्ट है विशेष योग्यता व प्रतिभाशाली बालकों के लिए सहायता कार्यक्रम होंगे। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी याद रखनी है एकदम अच्छे तरीके से, क्योंकि आपके मेंस एग्जाम में भी ये टॉपिक है, तो एकदम अच्छे तरीके से हम जान लेते हैं इसको। 2 क्लासें लगभग और होगी, ठीक है, 2 हो चुकी है। उम्मीद है आपके समझ में आ रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।